हेलो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम में लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो देयर आर टू मेन कैटेगरी Kp and Kc, and we already discussed relation between them. Okay, now today to discuss one more topic, but before that basic terms like homogeneous equilibrium. बहुत इजी वर्ड है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ये जो कैटेगरी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. Okay, now see, this is a one chemical reaction, this is a reversible, so after some time equilibrium condition established in vessel. Now see, at equilibrium all components present in equation as well as in vessel all are in same phase like gas. N2 गैसियस फॉर्म में है, H2 भी गैसियस फॉर्म में है और अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में है। इट मींस ऑल कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। ओके, सो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ओके, इफ एनी वन कंपोनेंट इज इन डिफरेंट फेज then it is known as heterogeneous equilibrium. So another category that is hetero. In heterogeneous, physical state are different. For example, decomposition of calcium carbonate. So we have calcium oxide and carbon dioxide. Now see, total 3 components. Okay, but there are 2 physical states. These 2 are in solid phase while this one in gaseous phase. So such equilibrium is known as heterogeneous equilibrium. All physical process considered as a heterogeneous equilibrium present, for example melting. So melting means solid to liquid. This is melting. Okay, vaporization or boiling, that is liquid to gas, ये भी आप लिख सकते हो। Okay, then solid to gas, that is sublimation. So in that case NH4Cl solid gives NH4Cl gas. So all three are physical process. And physical process का मीनिंग ही क्या है? फिजिकल स्टेट चेंज होता है। So such type of equilibrium, the physical equilibrium considered as a heterogeneous equilibrium. ये clear होना चाहिए। Physical equilibrium never become homogeneous equilibrium. ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसका एक फोटो निकालो। अब हम दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं and that is main topic for today. Okay? चलो इसका फोटो निकालो। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर जीट। ओके, उसके रिलेटेड है। derive relation between Kp then partial pressure and total pressure for following reactions. Derive relationship between Kp, partial pressure and total pressure for following reactions. Okay, before that
you have to remember one table to be remembered. First column, that is substance, concentration and equilibrium, and third column that is nature. Okay, जनरली आपने नोट डाउन किया होगा पर्टिकुलर फॉर केमिकल रिएक्शन, उसमें भी हम डिकम्पोजिशन में जाने वाले हैं आगे जाके। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, या तो गैस या तो एक्वस फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं वो मेंशन कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट। ओके, पहला जो स्टेट है दैट इज एक्स, सपोज इन सॉलिड लाइक दिस, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था। सेकंड, लिक्विड फॉर्म भी आ सकता है लाइक वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सम कंपोनेंट आर इन गैसियस फॉर्म लाइक अमोनिया N2H2, एंड सम कंपोनेंट दैट इज इन लिक्विड बट इन एक्वस स्टेट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तो उसमें जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम कितने स्टेट में हो सकते हैं। मतलब कोई कंपोनेंट सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है और एक्वस में भी रह सकता है। क्लियर? ओके, नाउ सी द सेकंड कॉलम। एट इक्विलिब्रियम वी नो इन केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमें पता है। अब कंपोनेंट कोई भी हो लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, इक्विलिब्रियम में जो कंपोनेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने फिक्स कर दिया है कि सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन है दैट इज इट्स डेंसिटी। इसका मीनिंग हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन में सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो डेंसिटी है, मतलब यू हैव टू कंसीडर इट्स डेंसिटी। ओके, वहां पे मोलारिटी थोड़ी आएगी क्योंकि वो कंपोनेंट सॉलिड है इसलिए, और वहां पे उसका जो नेचर है दैट इज कांस्टेंट, एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। लिक्विड में भी हमें डेंसिटी लेना है and that is also constant। मतलब आप दिमाग में बिठा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई कंपोनेंट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज इट्स डेंसिटी, और डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, और आगे हमें इसका यूज करना है सिंपलीफिकेशन, इसीलिए अभी से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सपोज पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज इन गैसियस फॉर्म, तो गैसियस फॉर्म में उसका जो कंसंट्रेशन हम कंसीडर करेंगे दैट इज इट्स प्रेशर, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल होता है, दैट इज वेरिएबल, कंटीन्यूअस चेंज होगा। ओके, और एक्वस जो है वहां पे मिलेंगे मोलारिटी, और मोलारिटी जो होगी क्या है, वेरिएबल है। तो आपके दिमाग में ब्लड में टेबल होना चाहिए, आगे में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस आज करेंगे, आज उसको अप्लाई मैं करने वाला हूं, यहां पे आप देखो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले इतना आपको पता होना चाहिए। चलो पहला रिएक्शन मैं भी लिख रहा हूं, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। This is a one chemical reaction, heterogeneous equilibrium established in this particular reaction। चलो एज्यूम कर दो कि रिएक्शन कंडीशन में आ गया, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट होता है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम्स इक्वल एंड पैरामीटर कांस्टेंट। तो पैरामीटर मतलब कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ही कंडीशन आती है दौड़ते हुए कौन आता है पता है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज गोल्डबर्ग एंड मॉलिये। ये नाम मैंने बताया थे दो साइंटिस्ट, ठीक है। तो आप एक लिमिट डाल दो, जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएगी इमीडिएटली दो साइंटिस्ट दौड़ते हुए आएंगे, गोल्डबर्ग आ गया ऐसे बोलना है, ठीक है। और आने के साथ वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है यू हैव टू आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे की एंड दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसकी बेसिक फार्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन का जो सिंबल है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट विद कोएफिशिएंट लिखना होता है, ओके। ऐसे बताओ तो प्रोडक्ट में कौन है? CaO सॉलिड, यहाँ पे CO2 गैस और यहाँ पे CaCO3 सॉलिड। क्लियर? ये आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो CaO सॉलिड, CO2 गैस अपॉन CaCO3 सॉलिड, सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब वो टेबल जो है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। अब टेबल अप्लाई कैसे होगा? तो तीन में से आप देखो दो कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है दिस टर्म इज कंसीडर्ड एज अ डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग हुआ तीन में से दो टर्म डेंसिटी है, दिस वन एंड दिस वन, और डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को पकड़ के कांस्टेंट के साथ ले आओ। तो हम क्या करेंगे, ये जो k है उसके साथ ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, CaCO3 सॉलिड अपॉन CaO हो गया। चलो, और CO2 गैस जो है, CO2 गैस है, और गैस के लिए क्या लिखेंगे? प्रेशर। तो यहाँ पे लिखना है प्रेशर, मतलब CO2 का जो कंसंट्रेशन है दैट इज प्रेशर। अब मुझे बताओ ए टर्म क्या है? कांस्टेंट, ए टर्म भी कांस्टेंट, ए टर्म भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, दैट इज न्यू कांस्टेंट। और ये न्यू कांस्टेंट जो यहाँ पे अप्लाई होगा उसको हम Kp बोलेंगे। व्हाई Kp? बिकॉज़ इन राइट हैंड साइड pressure is mentioned, so here you have to apply Kp. Yes, so Kp is equal to PCO2. So this is a relation between Kp and partial pressure. See the question, derive relation between Kp, partial pressure and total pressure. तीन पैरामीटर का रिलेशन लाना है। तो अभी यहाँ से एक रिलेशन आ गया between this Kp and partial pressure for this particular reaction. This is not general, हर बार ऐसा नहीं होगा, this is applicable for particular this reaction, okay। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर का रिलेशन टोटल प्रेशर के साथ भी होता है, तो उसके लिए हमें डाल्टन्स लॉ आपको पता होना चाहिए, ओके। डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में उसमें आ रहा है, फिर भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं कि डाल्टन्स लॉ एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूं डाल्टन्स लॉ के बारे में। बहुत इजी है। डाल्टन ने क्या बताया था कि वेसल है, क्लोज वेसल, ओके। अब इसमें दो गैस है ए और बी, एंड बोथ आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मींस इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ओके। चलो, अब एक गैस है, बीपी गैस है, और गैस का तो नेचर बनता है कि वो प्रेशर क्रिएट करे टुवर्ड्स वॉल, ओके, वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ए और बी दोनों प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने मैनोमीटर टेस्ट कर दिया, तो मैनोमीटर जो मेजर करेगा वो तो कौन सा प्रेशर होगा? टोटल प्रेशर ही होगा, सिंपल। मैनोमीटर जो आपको रीडिंग देगा वो तो दोनों का टोटल ही होगा। तो डाल्टन ने क्या बताया कि मैनोमीटर का जो प्रेशर होता है दैट इज P टोटल एंड दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, और ये जो है दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड PB मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ A। आप बोलोगे सर प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी ऐसा मेंशन क्यों नहीं किया? पार्शियल वर्ड आगे क्यों आया है? तो पार्शियल का मीनिंग यहां पे ऐसा है केमिस्ट्री में, ए जब प्रेशर देता है तब वेसल के अंदर बी है, इट मींस प्रेशर क्रिएटेड बाय ए इन प्रेजेंस ऑफ बी, क्लियर। और बी जब प्रेशर देता है तब ए भी है, तो वेसल में बी अकेला नहीं है,
टोटल तो मिल जाएगा डायरेक्ट प्रैक्टिकल से। तो मैनोमीटर अटेच कर दिया तो टोटल तो आ गया। अब उसमें हमें ये भी पता है कि इसमें ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा होगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर ऐसा जानना है कि सर ए कितना होगा, ए का कितना प्रेशर होगा, तो क्या आंसर आधा आधा, ऐसा नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन मोल प्रोपोर्शन। ओके, और यहाँ पे डाल्टन ने फॉर्मूला दिया है, ये तो सही है, लेकिन डाल्टन ने क्या बताया कि जो पी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डाल्टन लॉ में यहाँ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू XA into E total, ये फॉर्मूला है। डाल्टन ने बताया कि आपको P फाइंड करना है तो क्या करना है, जो मैनोमीटर का जो रीडिंग है टोटल जो प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, A से। A से मतलब क्या, XA से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XA, मोल फ्रैक्शन, A का मोल फ्रैक्शन, मतलब P टोटल को A का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो PA मिलेगा, और P टोटल को B के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो वो P मिलेगा, सिंपली। ठीक है, और एक फॉर्मूला बहुत बार यूज करने वाला है इन फ्यूचर, तो अभी से आपके दिमाग में पार्शियल प्रेशर की फॉर्मूला होनी चाहिए, दैट इज गिवन बाय डाल्टन विद प्रैक्टिकल। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का जो रिलेशन है, पार्शियल प्रेशर मींस टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ऐसे याद रखना है। जनरल फॉर्मूला ऐसे रखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर। बात समझ आ रही है? एंड वी नो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, तो आपको पता होना चाहिए XA की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और किसी भी नंबर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर इससे छोटा ही हो जाएगा। तो सिंपल है, पार्शियल प्रेशर का जो आंसर है वो टोटल से तो कम ही आएगा, तो फैक्ट हो गया। क्लियर? ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि सेम कांसेप्ट यहां पे आ रहा है। एक वेसल है, एक वेसल है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चूनेटली इसमें दो गैस नहीं है, एक ही है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फॉर्मूला में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है, और CO2 और CO2 गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं PCO2 इज इक्वल टू XCO2 into P। PCO2 is equal to XCO2 into P. Now what is the meaning of XCO2? XCO2 means moles of CO2 upon total moles of gaseous mixture into P। मुझे बताओ CO2 के मोल कितने हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन? ओनली 1। Now what about total moles of the gaseous mixture? स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, टोटल मोल में तो 3 लिख के आ जाते हैं, ये तीनों के वर्गमूल होते हैं इंडिविजुअली, गैस के में है मतलब ये सॉलिड के कंसीडर नहीं करते हैं, तो टोटल में भी नीचे बनी आएगा। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, PCO2 दैट इज इक्वल टू P। और होना ही चाहिए, वेसल के अंदर एक ही गैस है, वेसल के अंदर गैस एक ही है, तो मैनोमीटर में जो प्रेशर है वो टोटल बोलो या CO2 का बोलो, उनका मीनिंग तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रूव ही हो गया। PCO2 is equal to P, so from 1 and 2, Kp is equal to PCO2 is equal to P, Kp is equal to PCO2 into P हो जाएगा। ओके, मतलब for this particular reaction value of Kp, value of PCO2, value of P all are equal। लेकिन याद रखना सबके लिए ना एक पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शन, ये वेसल के अंदर हम लोगों से ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वेसल में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 3 कंपोनेंट है, ये दोनों ज्यादा होंगे एक कम होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट के दोनों प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे रहेगा, रिएजेंट के नीचे रहेगा, क्योंकि वो दोनों तो सॉलिड फॉर्म में है। देयर इज नो रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड for creating pressure। प्रेशर कौन देता है, गैसियस कंपोनेंट, नॉट सॉलिड या लिक्विड। तो यहाँ पे तीन में से 2 कंपोनेंट तो सॉलिड फॉर्म में ही है, एक ही कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इन गैसियस फॉर्म। और गैसियस फॉर्म मतलब क्या, दिस मॉलिक्यूल continuously in motion and create
क्योंकि गैस एक ही है तो क्या करें, क्लास में एक ही स्टूडेंट है, क्लास के अंदर एक ही स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, वो ऐसे कुछ बोल रहा है, बाहर आवाज आ रही है, तो दो टाइप के आंसर मिलेंगे। कोई बोलेगा सर ये क्लास से आवाज आ रही है, कोई बोलेगा सर मैं ये स्टूडेंट बोल रहा है, तो दोनों का मीनिंग तो सही भी होगा ना, क्लास में एक ही बच्चा है तो क्या करें, तो दोनों का मीनिंग तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है Kp PCO2 PCO2 P all are equal, तो सी का क्वेश्चन अगेन Kp पार्शियल एंड टोटल प्रेशर का रिलेशन तैयार कर रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे डायरेक्ट। ओके, अब जी नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन एंड क्वेश्चन लाइक Kp is equal to 4, so what is the value of PCO2, that is also 4, हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका एक प्रूफ निकालो। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक नहीं दो गैस है, ओके, पहले इसका एक प्रूफ कर लेते हैं। See the another example in which there are two components which is in gaseous form NH3 and H2S। तो ये भी एक decomposition का ही है। Now see NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S। तो इसमें दो कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में, चलो इसमें कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम, जैसे कंडीशन आएगी गुलबर्ग फॉर्मूला लिख देना K is equal to product of reactant, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट देखो वही है, here H2S gas and here NH4HS solid। चलो सॉलिड को यहाँ पे ले लो K into NH4HS सॉलिड कांस्टेंट। चलो इस बार दो गैस है, तो दो गैस है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर आएगा PNH3 into PH2S, कांस्टेंट into कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट दैट इज Kp, so Kp is equal to PNH3 into PH2S। so this is our first formula, relation between Kp and partial pressure। यहाँ पे दो गैस है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर आएगा। चलो डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ की फॉर्मूला, डाल्टन्स लॉ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम, Va is equal to XA into P total। अब ये फॉर्मूला आपको दो बार लिखनी पड़ेगी, वन फॉर एमोनिया अनदर फॉर H2S। तो पहले एमोनिया के लिए क्या करते हैं, मतलब फॉर्मूला गैस के लिए होती है फॉर NH3, so you have to write PNH3 is equal to X NH3 into P, and for H2S, for H2S PH2S is equal to X H2S and P total। clear? now what about mole fraction, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मोल्स ऑफ एमोनिया अपॉन टोटल, तो एमोनिया की मोल 1 है, यहाँ पे 1, और टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, तो इसमें दो कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है तो दोनों का मोल का एडिशन होगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा P/2। इसका मीनिंग हुआ कि एमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल से आधा होगा, टोटल 100 है तो एमोनिया का प्रेशर होगा 50 एमोनिया का, ओके। ऐसा ही H2S के लिए भी होगा, मोल्स ऑफ H2S दैट इज 1, टोटल 2, देन P, यहाँ पे भी आएगा P/2, तो इसका भी 50 होगा। दोनों का 50-50 क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्रोपोर्शन है ऐसा कहता है दैट इज सेम 1:1, तो दोनों का पार्टिसिपेशन सेम ही रहेगा, ओके। और एक दोनों को कंबाइन करके हम फ्रॉम 1, चलो Kp और वैल्यू डाल देते हैं, तो ऐसा PNH3 का लिखेंगे P/2, यहाँ भी P/2, so finally we have Kp is equal to P²/4, आ गया कि नहीं। तो ये रिलेशन Kp और पार्शियल का है,
ये रिलेशन पार्शियल और टोटल का है और ये रिलेशन केपी और टोटल का है। जी में क्वेश्चन किसी भी रिलेशन का आ सकता है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, तो डेरिवेशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, बस दो ही स्टेप है, गुलबर्ग और वहां पे डायरेक्ट, बस इतना दोनों को कंबाइन कर दो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी में रिएक्शन दिया होगा, केपी की वैल्यू आपको दे रखी है और टोटल प्रेशर आपको फाइंड करना है, तो फटाफट निकाल दो रिलेशन। सर ये बहुत लंबा हो जाएगा है, क्योंकि लंबा नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, मैंने एक बार मेथड देख लो आप कि हाँ इसमें ऐसा करना है, ठीक है। और हर बार प्रोपोर्शन 1:1 ऐसा जरूरी नहीं है। चलो अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जो जिसमें 2:1 होगा, ठीक है, और इसमें हम 3-4 स्टेप में पूरा कर देंगे आराम से, ठीक है। चलो इसका एक फोटो निकालो। चलो थर्ड, फॉर एग्जांपल A solid reacted always in solid form, okay, 2B gas और C gas। चलो ABCD फॉर्म में बात करते हैं। अब देखो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखो आपको भी अब तो समझ में आ गया कि ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों ये सॉलिड है, सॉलिड है वो डायरेक्ट में आता है कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट भी कांस्टेंट। अब हमें पता है हमें क्या करना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट कांस्टेंट को नाम क्या बोलेंगे, केपी, बस केपी आ गया, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट केपी हो गया। ओके, और राइट हैंड साइड में ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, और इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों होता है ना, कोएफिशिएंट पावर में जाएगा। अब तक क्यों नहीं किया, नहीं था तो फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 1 ये तो अपने आप सेट हो गए, डायरेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम डाल्टन स्क्वायर क्या करेंगे, डाल्टन स्क्वायर, ओके। डाल्टन स्क्वायर की फॉर्मूला पहले b के लिए पीटीएम क्या लिखेंगे, pb x b p टोटल, और यहां पे pc x c p टोटल, क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट xb, xb मींस मोल्स ऑफ b अपॉन टोटल, तो b के मोल कितने, देखो यहां पे 2 है और टोटल 2 + 1 3, तो 2/3 p आएगा और 2p/3 होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ b। ओके, व्हाट अबाउट pc, moles of c, so moles of c means 1, total 3, यहां पे आएगा p/3, okay, pc is equal to p/3 from 1 and 2, sorry from 1 direct। now put the value, kp is equal to, what about pp, pp means 2p/3 square, what about pc, that is p/3, so final answer kp is equal to 4p cube, square of p cube, और टिकर्स में 9 9 is 27, होगा रिलेशन। मतलब एक क्वेश्चन में क्या है, वेसल के अंदर 3 कंपोनेंट है, ए जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, बी जो है वो गैसियस फॉर्म में है, सी जो है वो गैसियस फॉर्म में है। अब मान लो कि यहाँ पे मैनोमीटर के रीडिंग कितना दिया आपको, 300 बार दिया है, तो 3 कैटेगरी के बच्चे आएंगे, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। वेसल के बाहर प्रेशर मिला 300, तो एक कैटेगरी के बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये तीनों को डिवाइड कर दो 100 100 100, सही है कि गलत, गलत, पहले तो सॉलिड का प्रेशर होगा ही। दूसरा ग्रुप क्या करता है, ये दिमाग में होता है हाँ सॉलिड का प्रेशर तो नहीं होता, चलो ये 300 है, दो गैस है 151 डाल दो, ये भी गलत। रीजन, ये दोनों का प्रोपोर्शन 1:1 नहीं है, दैट इज 2:1। तो इतना तो पता चलना चाहिए कि B की क्वांटिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू C, तो इसमें B का प्रेशर होगा 200 और एक C का प्रेशर होगा 100। चेक करना हो तो यहां से कर सकते हैं, देखो PC
P/3 P कितना 300/3 तो आंसर 100 आएगा। और यहाँ पे आप चेक करना आपका आंसर है 400 है 2 into 300/3 कितना आंसर है 100। ठीक है 2:1 प्रोपोर्शन है। इसका मीनिंग हो जाता है कि टोटल प्रेशर के 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट 2+1 3 पार्ट में से 2 पार्ट बी को देने हैं और एक ही पार्ट सी को मिलेगा। ओके तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। JEE में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि सर ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, रियल में नहीं है टेक्स्ट बुक, फिर भी हमको पता होना चाहिए। ओके तो JEE पॉइंट ऑफ व्यू आज का मेन लेक्चर था और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और ऐसे फास्ट में कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है तो गुलबर्ग और डायरेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। केपी पार्शियल और टोटल प्रेशर। केपी पार्शियल डायरेक्ट लिख सकते हो लेकिन पार्शियल टोटल के लिए डाल्टन लॉ क्या करना है। डाल्टन लॉ गैस के लिए होता है पार्शियल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आपके ब्लड के अंदर होनी चाहिए, ब्लड के अंदर ये फॉर्मूला। और बहुत यूज होगी 11th में होगी 12th में भी बहुत बार यूज करने वाले फॉर्मूला को, तो अभी से माइंड में सेट कर दो। ठीक है तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं मेन पार्ट वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यूज कहां पे करेंगे और उससे हमें कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड दैट इज एप्लीकेशन। उससे हम क्या-क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं उससे पता चलता है। ओके थैंक यू वेरी मच।